गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से कर योग्य आय। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का किस तरह से एनुअल वैल्यूएशन किया जाता है और किस तरह से उस पर डिडक्शन कैलकुलेट की जाती है ना। अब हम इसके आगे देखेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम किस तरह से उनका वैल्यूएशन करेंगे। इस कंडीशन में हम मैक्सिमम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और बाकी को हमें लेट आउट मानना पड़ेगा। तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी। Mahesh has occupied 3 houses for his residential purposes. Particulars of which are as follows. ठीक है, महेश के पास अपने खुद के रहने के 3 घर हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीनों का उसने हमें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, रिपेयर, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। बच्चों नीचे रिपेयर, ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, यूजलेस है हमारे लिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3, Mahesh borrowed rupees 80,000 from Bank of Baroda on 1st June 2010 at an interest rate of 20% per annum। देखिए मिस्टर महेश ने क्या किया, 80,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा से बोरो किया। कब? 1 जून 2010 को 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मैं लिख देती हूँ, हमने ये कब लिया था? 1 जून 2010 को, ठीक है। 1 जून 2010 को हमने बोरो किया। कितना अमाउंट बोरो किया बच्चों? 80,000 का अमाउंट बोरो किया है 20% पे, ठीक है, अच्छी बात है। लोन का रीपेमेंट 10th में 2021 को किया जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसका रीपेमेंट कब करेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा तो प्रीवियस ईयर 1920 है। पेमेंट आप अगर उसके बाद करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सभी मकानों का निर्माण मई 2017 में कंप्लीट हो गया। तो अब आपको मिस्टर महेश की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? मई 2017 में, है ना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मई 2017। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हम जिस साल मकान बनकर हमारा तैयार हुआ उससे जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर तक का पीरियड लेंगे, ठीक है। मेरा घर बनकर तैयार हुआ है मई 17 में, इसका मतलब मार्च 17 तक मेरा जो पीरियड होगा दैट वुड बी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। मैंने लोन कब लिया है? 1 जून 2010 को, तो यानी कि 1/6/10 से कहाँ तक ले लूँ मैं? 31 मार्च 2017। ये पीरियड मेरा क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारा जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे इंटरेस्ट लोन की छूट है 30,000 तो मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 लाख रुपये तक इसे एक्सटेंड करना है तो पहली बात तो आपने लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया हो, ऑन और आफ्टर। तो देखिए मैंने लोन 1 जून 10 को लिया है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, इट्स ओके फाइन। सेकेंड कंडीशन, प्रायर और पोस्ट दोनों का मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हम अभी देख लेंगे कैलकुलेशन करके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये थी कि आपके घर को ख़रीदने का या उसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना, जिस दिन आप लोन उठाते हैं ना उस दिन से लेकर विदिन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? जिस दिन से लोन लिया उस दिन से 5 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट ईयर 17-18 से ये है कि आप पिछले 3 साल को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपने लोन लिया उससे जस्ट पहले के 3 साल और अगले 2 साल मिलाकर भी आप इसे 5 साल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब मैंने जून 10 में लिया तो मेरा इस हिसाब से कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था? जून 15 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन मेरा तो 17 में जाके कंप्लीट हुआ है, 17-18 में। तो इसका मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की मुझे छूट नहीं दी जाएगी 2 लाख रुपये तक। वो छूट जो नॉर्मल 30,000 की रिबेट होती है बस वही मुझे इस पर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान दीजिए। और अगर जब मैं लेट आउट की बात करूँगी तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने जब लोन लिया उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी डिडक्शन दे दी जाएगी,
क्लियर। तो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले तीनों हाउस का सेल्फ ऑक्यूपाइड की फॉर्म में वैल्यूएशन करते हैं, देन उसके बाद हम लेट आउट में करेंगे, देन हम इनका डिफरेंस लेके डिसाइड करेंगे कि हमें इसको क्या करना है, किसको लेट आउट मानना है और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हाउसेस हमारे पास हैं। हम चाहें तो फर्स्ट को लेट आउट माने, बाकी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, या सेकंड को लेट आउट फर्स्ट और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड, या थर्ड को लेट आउट फर्स्ट और सेकंड को सेल्फ ऑक्यूपाइड। हम देखते हैं इसे, देखिए आप किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इफ each house is treated as SO। SO का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए एनुअल वैल्यू निल, ठीक है, इसमें से लेस कर दें इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आप ध्यान से देखिए, मैं पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करती हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बताया जिस समय मैंने लोन लिया, यानी 1 जून 10 से जिस ईयर में मेरा बनकर तैयार हुआ उससे जस्ट प्रायर वाला, यानी कि 31 मार्च 17 तक, ये मेरा प्रायर पीरियड हो गया। अब आप देख लीजिए कितने मंथ्स हो गए, इसमें लंबा टाइम पीरियड हो गया है ना। तो देखिए इसमें कितना होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ 10-11 की, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 10 मंथ्स। बच्चों सबसे अच्छा तरीका है आप इसको छोटे बच्चों की तरह लिख कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टाइम बचाने के लिए मैंने इसको 11 लिख दिया, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। समझ आ रहा है? बाद वाला ईयर ले लिया। इसमें केवल प्रॉब्लम था मार्च के बाद अप्रैल, मई, 2 महीने हटा दिए, ये 10 मंथ्स हो गए। अच्छा इन सब में तो बाकी पूरे 12 मंथ्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 12 × 6 कर दूँ इसको, है ना। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आती होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देख लीजिए कितना आ गया, 12 × 6 = 72 + 10, 82 मंथ्स। 82 मंथ्स प्रायर पीरियड के हो गए। मेरा अमाउंट 80,000 का है, ठीक है। अब इस 80,000 का 20% 1 मंथ के लिए तो डिवाइडेड बाय 12 और 82 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 82। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, जो भी आ रहा है वो आपका क्या होगा, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए कितना है, 1,09,333 रुपीज़। कैलकुलेटर है आपके पास अवेलेबल, अदरवाइज आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 करके, ठीक है। ऑड में ही आना है आंसर। तो मेरा आंसर आया है 1,09,333। अब मैं क्या करूं, पूरे की रिबेट दे दूं क्या? नो, क्या कर रहे हैं आप, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, डोंट फॉरगेट दैट। तो इसको 5 हिस्सों में बांटे भाई, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए इसको। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, डिवाइडेड बाय 5, है ना। अब 5 से करके देख लीजिए, जितना भी अमाउंट आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 21,667 कर दीजिए, 21,867 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, एक ईयर में हमको इतनी रिबेट देनी है, इसकी इतनी डिडक्शन देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बच्चों आपको नीचे वर्किंग नोट में शो करना है ना। आप इसे देख लीजिए वर्किंग नोट में, ये तो टोटल मंथ्स हो गए, फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट हो गया और फिर ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो गई, ठीक है। तो मैं ये बाकी का इरेज कर देती हूँ यहाँ से, हमें सिर्फ इससे काम है। तो जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ एनुअल वैल्यू 0 हो गया। अब मैं जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करती हूँ तो देखिए अभी मेरा 80,000 का 20% स्टिल इट्स आउटस्टैंडिंग। तो करंट प्रीवियस ईयर में पहले तो 80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये, है ना। 80,000 का 20% 16,000 रुपये हो गया। फिर इसमें ऐड कर दूँ मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 21,867, तो ये तो टोटल हो जाता है 37,867।
लेकिन क्या मैं 37,867 की डिडक्शन दूंगी? नहीं। क्यों नहीं दूंगी? जस्ट बिकॉज हमारा जो लोन लिया हमने तब से हमारा हाउस प्रॉपर्टी 5 ईयर्स में बनकर रेडी नहीं हुआ है, और इसके साथ ही कंडीशन होती है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी 5 ईयर्स में तैयार हो जानी चाहिए। तो जब ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है तो सिर्फ 30,000 वाली एप्लीकेबल होगी, है ना। 2 लाख वाली जो एक्सटेंडेड कंडीशन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो देखिए मैं नीचे का ये हटा देती हूँ। अब मुझे सिर्फ ये अमाउंट याद रखना है 21,867। तो टोटल होती है मेरी 37,867, बट हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट कंस्ट्रक्टेड up to 5 years from loan taken. So only maximum deduction would be ₹30,000। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है ये कंस्ट्रक्टेड नहीं हुई 5 ईयर्स में जब से हमने लोन लिया, तो मैक्सिमम डिडक्शन केवल 30,000 हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका कितना है डिडक्शन 30,000 दे दूँ तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम आएगी इसकी नील, इसकी भी नील और इसकी -30,000। समझ आया? या फिर आप इसे ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्ट -30,000 लिख दीजिए और इस माइनस को ब्रैकेट में शो कर दीजिए। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का हो गया है ना, साइड में आप इस तरह से इसको शो कर देंगे। अब मैं इसके बाद लेट आउट का बनाती हूँ, इसी के नीचे हम लेट आउट कर देते हैं। मैं इसको स्पेस को हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट सेकंड का नील और थर्ड का -30,000। अब देखिए मैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मानकर इनका वैल्यूएशन करती हूँ। तो एज ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हमारी कंडीशन क्या थी? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, है ना, या रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। तो मैं यहाँ वही लिख रही हूँ। अब हमें इनको यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो इसे अलग अलग सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि कितना कितना है, देखिए ज़रा ध्यान से। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट हाउस के लिए 10,000 और फेयर रेंट है 16,000। दोनों में से 16 ज़्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टैंडर्ड रेंट 15,000 है, ठीक है। तो दोनों में से कम, तो मैंने फर्स्ट वाले के लिए कितना ले लिया? 15,000 ले लिया, ठीक है। फिर सेकंड के लिए देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट, दोनों में से कौन ज़्यादा है? 30,000, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 20, दोनों में से कम 20, क्योंकि स्टैंडर्ड से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, कम होता तो हम ले लेते। थर्ड के लिए देखिए 30, 36, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? 36, और स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो सीधा सीधा 36 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देन, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ और दिया हुआ नहीं है, ना तो कोई वैकेंसी पीरियड है, ना अनरियलाइज रेंट है, तो हमें कुछ करना भी नहीं है। रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सीधा सीधा हमने ये लिया, ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगी? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो मेरा क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू आ जाएगा, एनुअल वैल्यू दैट इज GAV। मैं इसको डायरेक्ट GAV कर दूं, इसमें से मैं लेस कर दूं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। देखिए क्वेश्चन में कितना कितना दिया है? म्यूनिसिपल टैक्सेस 1200, 2400 एंड 3000। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1200, 2400 एंड 3000। ये मेरा आ जाएगा एनुअल वैल्यू AV। अब इसमें से बस इसे लेस कर दीजिए, 13,800 इसका आया है, देन इसका हो जाएगा 17,600 एंड देन 33,000। ये मेरा एनुअल वैल्यू आ गया, जो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड में सीधा निल कर दिया था। देन इस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो लेस कर दीजिए 30% SD स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनका जो भी 30% आ रहा है वो लेस कर दीजिए। देखिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मैं अगला क्या दे दूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट और सेकंड पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन थर्ड पर
मैंने आपसे बात की थी लेट आउट में कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना आता है सारा का सारा दे दीजिए, तो सीधा सा है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं इसमें लेस करूँ तो इस पर तो कुछ है ही नहीं, इस पर भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया था, है ना, कि 30,000 तो हमने लिमिट थी इसलिए छोड़ दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये अमाउंट 30,000 नहीं था। कितना था ये अमाउंट? 37,867 आया था, 37,867। तो इसमें पूरा का पूरा 37,867 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी इसको। और अब जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ़ ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं तो देखिए कितना आएगा, इनको लेस कर दीजिए, ये में आ रहा है दैट इज़ 14,767। ये हमारा आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, है ना, ये तो स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, और अब स्टेप 3। स्टेप 3 में मुझे क्या करना है? डिफरेंस 1 माइनस 2। तो देखिए 0 में से ये किया तो इसका वैल्यू कितना आएगा? -9660। इज इट? सेकेंड वाला इसमें से इसको माइनस किया तो -12,320, है ना। और -30,000 में से -14,767 किया तो क्या आएगा? माइनस में से जब आप माइनस ही माइनस कर देंगे तो वो ऐड हो जाता है। इतनी मैथ्स तो आती है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आएगा लगभग 15,833। तीनों की इनकम आ गई हमारी, इन तीनों का डिफरेंस। तो अब ध्यान से देखिए कि जब मैंने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, ठीक है, और इसको लेट आउट माना, तो मेरी इनकम आ रही है -9660, यानी कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम आएगी ना, अगर मैं उसमें ऐड करूँगी तो केवल 9660 ही माइनस होगा। अगर इस कंडीशन में करती हूँ तो मेरा इतना माइनस होगा, और इस कंडीशन में देखूँगी तो मेरा इतना माइनस होगा। तो इसका मतलब ये दो मोस्ट सबसे फेवरेबल कंडीशंस हो गई, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो टैक्सेबल इनकम में से जब मैं इन्हें ऐड करूँगी तो चूँकि ये तो नेगेटिव टर्म्स हैं तो ये उसको ज़्यादा कम कर पाएंगी। मुझे अपनी टैक्सेबल इनकम को मिनिमाइज़ करना होता है जिससे कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने, मुझे कम कर देना पड़े, है ना। तो सीधा सा फंडा है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं क्या मान लूँगी? इन दोनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूँगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर क्या हो रहा है, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। और इस वाली को मैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मान लूँगी बच्चों। तो इसको हम क्या मान लेंगे? ये तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे, और इन दोनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। तो देखिए अगर अब मैं टैक्सेबल इनकम की बात करूं तो टैक्सेबल इनकम मेरी कितनी हो जाएगी? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें सबसे पहले वाले मकान को मैंने क्या माना? सबसे पहले वाले घर को मैंने लेट आउट माना, तो लेट आउट में मेरी इसकी इनकम कितनी है? 9660। दूसरे वाले की मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम निल थी तो 0, और थर्ड वाले की सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम कितनी थी? -30,000। ठीक है, तो देखिए मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? दैट इज 20,340 रुपीज़। ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम है। सॉरी बच्चों, माइनस में लगाना भूल गई, माइनस, है ना। तो मेन बात आप यहाँ पर देखिए, जब मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात की थी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हाउस में मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड में थर्ड माइनस में आ रहा था, तो वो मेरे लिए फेवरेबल था, तो मैंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की फॉर्म में वहीं चूज़ कर लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मुझे दिक्कत क्या थी कि फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में से किसे चूज़ करूँ, क्योंकि दोनों ही 0 आ रहे थे। तो फिर मैंने उसका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की फॉर्म में निकाला। लेट आउट में आप देखिए फर्स्ट वाले का इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, जबकि बी वाले का इतना है। बच्चों अगर मैं अपनी टैक्सेबल इनकम में 9660 जोड़ूंगी ना, तो मुझे केवल इतने पर ही टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मुझे 10% टैक्स देना पड़ रहा है, तो इस पर मेरा टैक्स 966 रुपीज़ होगा, जबकि इस पर मेरा टैक्स होगा 1232 रुपीज़। तो साफ दिख रहा है आपको कि इस पर मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और मेरा क्या एम है कि मेरा टैक्स मिनिमम हो। तो मैं इसमें से इसको क्या चूज़ कर लूँगी? लेट आउट चूज़ कर लूँगी, और उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब हमने इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेकर हमने इस तरह से किया इसको। अगर आप नहीं भी लें डिफरेंस,
अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको सीधा सीधा अगर मेरा यहाँ पर 2 हाउस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो नेगेटिव आ जाता और एक का पॉजिटिव होता, तो वहीं मैं डिसाइड कर लेती कि इन दोनों को मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और इसको लेट आउट मानना है, मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर 2 के बीच में डाउट क्रिएट हुआ तो मैंने लेट आउट मानकर इसको कैलकुलेट किया। अब लेट आउट में मुझे थर्ड वाले से तो कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये तो नेगेटिव इनकम दे रहा है। अब मैं इन दोनों में देखूँ तो इन दोनों में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 9660 और ये 12320, तो इसका मतलब जितनी इनकम ज़्यादा होगी ना उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं उसे चूज़ करूँगी जो मेरी कम इनकम को शो कर रहा है। तो ये वाला घर जो है ना लेट आउट बनकर मेरी कम इनकम को शो कर रहा है और ये ज़्यादा को कर रहा है, तो मैंने कहा इसको तो मैं लेट आउट लेती हूँ और इसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड लेती हूँ, जिससे कि मेरी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो मिनिमम हो -2340। अब अगर सपोज कीजिए अगर मैं इसकी जगह ऐसा मान लूँ, मैं क्या कर लूँ, फर्स्ट को और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूँ, तो देखिए इफ़ फर्स्ट एंड थर्ड आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सपोज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, तो देखिए इस कंडीशन में पहले वाले की इनकम कितनी थी 0, ठीक है, सेकेंड की इनकम कितनी है 320 और थर्ड की इनकम -30,000। तो देख लीजिए आप टोटल कितना आ रहा है, इसमें से 30 में से 12 जाएगा तो 17,680 माइनस में, तो साफ दिख रहा है ये माइनस में 17,680 केवल इतनी इनकम को कम करेगा, जबकि ये ज़्यादा इनकम को कम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन में फर्स्ट इज लेट आउट एंड सेकेंड और थर्ड जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपका ये वाला फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम केवल 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो हमारी इनकम को कम से कम बढ़ाती है हाउस प्रॉपर्टी, हम उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड की हम बात करें, जो नेगेटिव साइड जाएगा सबसे ज़्यादा उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, ठीक है, या फिर जिसकी इनकम सबसे कम होगी उसको हम लेट आउट मानेंगे। क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अगर एक ही घर के किसी हिस्से में आप खुद रहते हैं और एक हिस्सा आप किराए पर उठा देते हैं तो फिर उसका वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, है ना। अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा मकान संपत्ति है, ठीक है, हमने बात की 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और बाकी को हमने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया था। इसमें थर्ड कंडीशन एक और थी कि अगर आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को कुछ टाइम पीरियड के लिए तो रेंट पर उठाया और कुछ टाइम पीरियड आप स्वयं उसके अंदर रहे, ठीक है, खुद ने सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज़ किया, तो भी उस कंडीशन में उसको लेट आउट माना जाएगा और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही उस पर टैक्स लगाया जाएगा। फिर चाहे आपके पास कोई दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी न हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन भी आपने किसी को रेंट पर दे दिया ना, तो फिर वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर आपसे टैक्स लेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ही घर के अगर किसी हिस्से में आप खुद रहते हैं और एक हिस्सा किराए पर उठाते हैं तो फिर हम उसका वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं वो हम स्टडी करेंगे बच्चों। तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।